हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग MSW 005 समाज कार्य के प्रयोग और पर्यवेक्षण, इसका जो इकाई 1 है उसको हम लोग समझने वाले हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने जो बाकी का वीडियो है वो बना करके चैनल पे डाला है, प्लेलिस्ट में दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जा करके उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो MSW 005 इसका इकाई 1 है समाज कार्य का प्रैक्टिकम, इसको बारे में यहाँ पे समझने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है हमारा जो फील्ड वर्क है उस चीज़ को लेकर के ये टॉपिक है। हम इसमें पूरे जो इकाई 1 है इसमें 1.7 तक का पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिए। आज हम बात कर रहे हैं समाज कार्य प्रैक्टिकम पर। हमारे पास जो सामग्री है वो बताती है कि कैसे क्लासरूम की पढ़ाई और असल दुनिया के काम के बीच ये प्रैक्टिकम एक पुल जैसा है। तो चलिए ज़रा गहराई से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है और क्यों ये इतना ज़रूरी है। बिल्कुल। देखिए, किताबों में सिद्धांत पढ़ना एक बात है ना? लेकिन समाज कार्य की असलियत तो तब समझ आती है जब विद्यार्थी खुद मैदान में उतरते हैं। हमारे स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं। असली चुनौती है ज्ञान को व्यवहार में उतारना। वो जो पहली बार लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं, उसमें जो हिचकिचाहट होती है या शायद थोड़ा डर, वो क्लासरूम में कहाँ सीख सकते हैं? हाँ, ये तो है। किताबी ज्ञान अपनी जगह है, पर असलियत में चीज़ें काफ़ी अलग होती हैं। तो ये प्रैक्टिकम जो आपने कहा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों लेवल पर होता है। ये सिर्फ एक कोर्स की ज़रूरत भर है या फिर इससे कुछ ज़्यादा है? नहीं, ये सिर्फ एक ज़रूरत नहीं, ये सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है। जो ज्ञान, जो स्किल्स, जो मूल्य क्लास में सीखें, उन्हें असली हालात में इस्तेमाल करने का मौका देना। स्रोत बताते हैं कि हाँ, शुरुआत में शायद मुश्किल लगे, लेकिन जैसे जैसे विद्यार्थी लोगों से जुड़ते हैं, उनकी सुनते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और कौशल भी निखरते हैं। यह एक दिलचस्प बात सामने आती है। सामग्री बताती है कि क्लास में जैसे मान लीजिए विकास के चरण पढ़ना, वो शायद आसान लगता है, पर असल में किसी किशोर की उलझनों को संभालना वो बिल्कुल अलग तजुर्बा है। ये जमीनी फर्क बहुत बड़ा है बा? सही कहा, बिल्कुल। और यहीं प्रैक्टिकम की भूमिका बढ़ जाती है। ये स्टूडेंट्स को उन व्यावहारिक मुश्किलों से जूझना सिखाता है जिनका अंदाजा क्लास में लगाना मुश्किल है, जैसे दफ्तरी कामकाज, कुछ कानूनी पहलू हो सकते हैं, या फिर अलग अलग लोगों से सही तरीके से प्रभावी ढंग से बातचीत करना। अच्छा। और सिर्फ इतना ही नहीं, सामग्री ये भी बताती है कि पर्यवेक्षण कितना जरूरी है। अनुभवी लोगों की देखरेख में काम करना। साथ ही केस अभिलेखीकरण, यानी हर केस का ठीक से रिकॉर्ड रखना और फिर उस पर रिपोर्ट बनाना, ये सब सीखते हैं। तो ये पर्यवेक्षण और केस अभिलेखीकरण जैसे काम भी प्रैक्टिकम का ही हिस्सा है। ये तो काफी प्रैक्टिकल चीजें हुई। और स्रोतों में कुछ खास स्किल्स का भी जिक्र है ना, जैसे लोगों से रिश्ता बनाना, सोच समझकर बातचीत करना, जरूरत पड़ने पर सही दखल देना, हालात का ठीक से जायजा लेना और फिर नतीजों का मूल्यांकन करना। ये सब तो बहुत जरूरी लगता है। हाँ बिल्कुल, ये सब प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जो असल में काम करने से, अनुभव से ही आती हैं। प्रैक्टिकम सिर्फ ये नहीं सिखाता कि क्या करना है, बल्कि ये समझ विकसित करता है कि कैसे करना है और शायद सबसे जरूरी क्यों करना है, हर एक्शन के पीछे का कारण। स्रोतों में अलग अलग मॉडल्स का भी जिक्र है, जैसे कुछ जो व्यक्ति की दिक्कतों पर फोकस करते हैं जिन्हें चिकित्सकीय कह सकते हैं, कुछ माहौल पर ध्यान देते हैं यानी पारिस्थितिकीय। अच्छा। और काम करने के तरीके भी अलग अलग हैं, जैसे किसी एक व्यक्ति के साथ काम करना, वो केस कार्य हो गया, या फिर समूह के साथ समूह कार्य, या फिर पूरे समुदाय के साथ जिसे समुदाय संगठन कहते हैं। तो प्रैक्टिकम इन अलग अलग तरीकों से काम करने की भी तैयारी करवाता है। वाह, यानी ये सिर्फ डिग्री का एक हिस्सा भर नहीं है, बल्कि एक तरह का कह सकते हैं काया पलट करने वाला अनुभव है जो थ्योरी को एक्शन में बदलता है। ये वो जगह है जहां सीखा हुआ ज्ञान असलियत की कसौटी पर परखा जाता है। बिल्कुल, एकदम सही कहा। ये ज्ञान को अमल में लाने का जरिया है, जहां सिद्धांत और जमीनी हकीकत वो एक साथ आते हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है, जो सिर्फ समाज कार्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शायद हर फील्ड के लिए जरूरी। अब इंटर्नशिप या फील्ड वर्क भी कह लेते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये है क्या चीज, और समाज कार्य की पढ़ाई में इसका असली मतलब क्या है, ये समझना जरूरी है। सही कहा।
हमारे पास जो ये सामग्री आई है उसमें इसी की कई परतें खुलती दिख रही हैं। तो आज का मकसद साफ है, समझना कि ये व्यवहारिक अनुभव क्यों जरूरी है। और ये भी कि अलग-अलग संस्थानों में इसका रूप कैसे बदलता है। और सबसे जरूरी, इसका असली उद्देश्य, क्या ये सिर्फ किताबी ज्ञान को आजमाना है या कुछ और भी है? चलिए तो इस सामग्री के आधार पर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये नामों वाला चक्कर ही देख लेते हैं। प्रैक्टिकम, फील्ड वर्क, फील्ड प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, ये सब क्या है? देखिए, इन नोट्स को देखने पर एक बात तो साफ लगती है कि समाज कार्य की दुनिया में, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन, आमतौर पर क्षेत्र कार्य, क्षेत्र स्थापन या प्रैक्टिकम शब्द ही ज्यादा चलते हैं। इंटर्नशिप शायद दूसरे प्रोफेशन में ज्यादा कॉमन है। अच्छा, तो शब्दावली थोड़ी अलग है। हाँ, शायद इसीलिए, क्योंकि समाज कार्य का फोकस थोड़ा अलग होता है। पर इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ नाम ही नहीं, क्या ये प्रैक्टिकम कार्यक्रम असल में होते भी बहुत अलग-अलग तरह के हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह एक ही सिस्टम हो। अच्छा, किस तरह के अंतर देखने को मिलते हैं? मतलब थोड़ा और बताएंगी? जैसे कुछ संस्थान काफी संरचित होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर्ड। वो छात्र की रुचि, उसकी जरूरतें, ये सब देखकर खुद ही तय करते हैं कि उसे किस एजेंसी में भेजा जाएगा। ओके, मतलब स्कूल तय करता है। हाँ, वहीं दूसरी तरफ कुछ संस्थान छात्रों को ज्यादा छूट देते हैं। वो अपनी पसंद की एजेंसी या माहौल खुद चुन सकते हैं। ओह, तो ये तो काफी बड़ा अंतर हुआ। एक को पूरी छूट है, दूसरे को स्कूल भेज रहा है। अनुभव तो बहुत अलग होंगे। बिल्कुल, सोचिए कितना फर्क पड़ेगा। और सीखने सिखाने को लेकर भी उम्मीदें बदलती हैं। हाँ, वो कैसे? कहीं कहीं तो स्कूल ही मतलब पूरा तय कर देता है कि छात्र को क्या क्या सीखना है, कौन से स्किल्स डेवलप करने हैं। एक लिस्ट दे दी जाती होगी। हाँ, एक तरह से। दूसरी जगहों पर ये जिम्मेदारी काफी हद तक एजेंसी के सुपरवाइजर पर होती है कि वो छात्र के सीखने का मार्गदर्शन करे। अच्छा। पर हाँ, ज्यादातर मामलों में छात्र को ये बताया जरूर जाता है कि भाई उनसे अपेक्षाएं क्या हैं, उन्हें क्या हासिल करना है इस दौरान। इस सामग्री में भारत का संदर्भ में एक खास बात का जिक्र है कि कभी-कभी एजेंसियां छात्रों से वो काम करवा लेती हैं जो उनके यहाँ शायद पेंडिंग पड़े हों। हाँ, ये बात आई है सामने। जैसे फाइलें पूरी करना या घरों के दौरे निपटाना। ये तो सीखने के लक्ष्य से थोड़ा हटकर लगता है ना? ये एक अहम नुक्ता है और हमारी सामग्री में ये उभर कर आया है। हाँ, ऐसा होता है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से तो स्कूल और एजेंसी के पर्यवेक्षक साथ मिलकर छात्र के सीखने के अनुभव की योजना बनाते हैं। हाँ, आइडियली तो यही होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जमीनी हकीकत में कभी-कभी एजेंसी की जो तात्कालिक जरूरतें होती हैं वो हावी हो सकती हैं। ये वो तनाव है जिसका आपने जिक्र किया, एजेंसी की जरूरतें बनाम छात्र का सीखना। सही। यहीं पर शायद ये याद दिलाना जरूरी है कि समाज कार्य प्रैक्टिकम का मकसद सिर्फ एजेंसी का काम निपटाना नहीं है। कतई नहीं। ये तो वो मौका है जब छात्र क्लासरूम में सीखी बातों को, जैसे मानव व्यवहार, सामाजिक विकास कैसे होता है, हमारे आसपास के माहौल का हम पर क्या असर पड़ता है, इन सब को असल जिंदगी में लागू होते हुए देखता है, समझता है। बिल्कुल सही कहा। देखिए, एक पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता का काम होता है व्यक्तियों, समूहों, समुदायों की मदद करना। उसके लिए वो अपने कौशल, अपने मूल्य, अपने सिद्धांत, इन सब का इस्तेमाल करता है। हाँ। लेकिन प्रैक्टिकम के दौरान छात्र का प्राथमिक उद्देश्य सीखना होता है, जोर सीखने पर है। ये सिर्फ एजेंसी की मदद करना या उनके काम के बोझ को कम करना भर नहीं है। मुख्य फोकस है ज्ञान और कौशल का विकास। एग्जैक्टली, खुद के ज्ञान और पेशेवर कौशल को विकसित करना। सामाजिक कार्यकर्ता बहुत जटिल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक माहौल में काम करते हैं। उन्हें विकास के लिए कई तरह की भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। प्रैक्टिकम इसी सब की तैयारी का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसमें सिद्धांत और व्यवहार का पुल बनता है एक तरह से। तो कुल मिला के हमने देखा कि समाज कार्य प्रैक्टिकम के चाहे जितने नाम हों या जितने अलग अलग तरीके हों, हाँ, उसका मूल सार एक ही है, छात्र का सीखना और सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलना। चाहे कार्यक्रम संरचित हो या लचीला, मंजिल पेशेवर विकास ही है। हाँ, मतलब समय के साथ ये नजरिया बदला है। बिल्कुल। पहले जैसे सिर्फ व्यक्ति की अंदरूनी दिक्कतों पर ध्यान था और फिर धीरे धीरे व्यक्ति और उसके माहौल के बीच का जो रिश्ता है उस पर जोर बढ़ा। हाँ, और असल में इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि समाज कार्यकर्ता मदद करते कैसे हैं, सिर्फ व्यक्तिगत परेशानी देखकर नहीं। सही।
बल्कि उनके आसपास का माहौल, उनका समुदाय, पूरी व्यवस्था, इन सबको ध्यान में रखकर। तो चलिए सोच के सफर को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। हाँ। तो शुरुआत होती है करीब 1920 से 1960 के दशक के चिकित्सीय मॉडल से। जी। तब यह माना जाता था कि लोगों की जो भावनात्मक या व्यवहारिक समस्याएं हैं वो ज्यादातर अंदरूनी कारणों से होती हैं। मतलब जैसे अनुमानशक्ति हो गई या कोई बीमारी। हाँ, या बचपन का कोई सदमा, कोई गहरा असर, या मन के अंदर का कोई संघर्ष। इन्हें एक तरह से मानसिक बीमारी जैसा मानकर इलाज पर जोर था। बिल्कुल। लेकिन ये नजरिया उस वक्त मानवीय माना गया क्योंकि ये व्यक्ति को मदद के लायक समझता था। हाँ, ये जरूरी बात है, उसे दोषी नहीं ठहराता था। सही कहा। पर हाँ, 1960 के दशक तक आते आते ना ये एहसास गहरा हुआ कि शायद ये पूरी कहानी नहीं है। समाज कार्यकर्ताओं ने महसूस किया कि भाई इंसान का माहौल, उसकी जो परिस्थितियां हैं, वो भी तो उसके दिक्कतों की बड़ी वजह हो सकती हैं। अच्छा। यहीं से फिर वो सुधारवादी नजरिया सामने आया जिसका फोकस था व्यवस्था को बदलो। हाँ, सिस्टम में बदलाव। इसके कुछ अच्छे उदाहरण भी हैं हमारे पास भारत से जुड़े हुए। जैसे मान लीजिए उन इलाकों में बालवाड़ियां खोलना जहां पहले नहीं थी, ताकि बच्चे पढ़ सकें। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। स्कूलों में बच्चों को पोषण मिले, उसके लिए नाश्ता या दोपहर का भोजन देना, मिड डे मील जैसा। हाँ, स्वास्थ्य केंद्र खोलना भी इसी में आएगा। बिल्कुल। और परिवार नियोजन केंद्र, जिनके जरिए परिवारों को जीवन की गुणवत्ता सुधारने और शायद थोड़ा तनाव कम करने में मदद मिले। तो ये सब कोशिशें थी माहौल को, सिस्टम को बेहतर बनाने की, लोगों की भलाई के लिए। सही। और इसी सोच को और आगे ले गया पारिस्थितिकी मॉडल, इकोलॉजिकल मॉडल जिसे कहते हैं। हाँ, और यहाँ बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। ये मॉडल सिर्फ व्यक्ति या सिर्फ माहौल पर नहीं रुकता। तो फिर किस पर? ये व्यक्ति और माहौल के बीच का जो लेन देन है, जो इंटरैक्शन है, उस पर ध्यान केंद्रित करता है। अच्छा, मतलब दोनों का आपसी असर। बिल्कुल। लोगों को अलग थलग नहीं देखा जाता, उन्हें ऐसे सिस्टम की तरह देखा जाता है जो परिवार, समुदाय जैसे दूसरे सिस्टम के साथ लगातार ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे हैं। ये तो काफी व्यापक सोच है। तो इसका लक्ष्य क्या हुआ फिर? लक्ष्य एक तरह से दोहरा है। पहला, व्यक्ति को उसके पर्यावरण के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में मदद करना। और दूसरा? सके। ठीक है, समझ आ रहा है। और इसको और साफ समझने के लिए ना स्रोत में एक बहुत ही मुश्किल और झकझोरने वाला उदाहरण दिया गया है। हाँ, क्या है वो? मान लीजिए एक गांव में एक निम्न जाति की लड़की है, उसके साथ जमींदार का बेटा बलात्कार करता है। ओहो। अब होता क्या है कि परिवार डर और शर्म के मारे लड़की को ही दोष देने लगता है, मामला दबाने की कोशिश करता है और शायद अपनी बेटियों को बाहर भेजना भी बंद कर दे। हाँ बिल्कुल, स्कूल या खेत भेजना बंद कर देते हैं। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। ऐसी हालत में ये पारिस्थितिकी मॉडल कैसे लागू होगा? समाज कार्यकर्ता क्या करेगा? देखिए, यहाँ कई स्तरों पर एक साथ काम करना होगा। ये मॉडल यही बताता है। जैसे? पहला स्तर तो है व्यक्ति और समूह का, यानी सीधे उस लड़की के साथ काम करना, उसके आत्मसम्मान पर, उसके भावनात्मक आघात पर, और साथ ही परिवार को हिम्मत देना, उन्हें उनकी लाचारी से निपटने और इस उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने में मदद करना। ठीक है, ये तो हुआ सीधा जुड़ाव व्यक्ति और परिवार से। लेकिन जो बाहरी दुनिया है, जो माहौल है, उसका क्या? बिल्कुल, वही आता है दूसरा स्तर, पर्यावरण का स्तर। यहाँ समाज कार्यकर्ता को उस समुदाय के जो बाकी निम्न जाति के परिवार हैं, उन्हें उनके संवैधानिक, सामाजिक, कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करना होगा। उन्हें बताना होगा कि उनके पास क्या अधिकार हैं। हाँ, और जरूरत पड़ने पर जमींदार से बात करनी पड़ सकती है या मीडिया को शामिल करना पड़ सकता है। और प्रशासन, पुलिस, पंचायत? बहुत जरूरी। स्थानीय सरकार जैसे पंचायती राज, उनके साथ काम करके बलात्कार विरोधी कानूनों को सख्ती से लागू करवाने की कोशिश करना और अपराधी को सजा दिलवाना। ये तो बहुत सारे मोर्चों पे काम हो गया। व्यक्ति, परिवार, समुदाय, प्रशासन। हाँ, और एक तीसरा स्तर भी है, अंतःक्रिया का स्तर, इंटरैक्शन लेवल। वो क्या है? वो है परिवार के अंदर का डर और शर्म और बाहर का जो उत्पीड़न वाला, दबाव वाला माहौल है, इन दोनों के बीच के संबंध को समझना। अच्छा, कि ये एक दूसरे को कैसे बढ़ा रहे हैं। हाँ, और उस चक्र को कैसे तोड़ा जाए। समाज कार्यकर्ता को इस पूरे ताने बाने को समझना होता है और उसमें सही जगह दखल देना होता है। सुनने में ही ये बहुत चुनौतीपूर्ण लग रहा है,
खासकर अगर कोई नया समाज कार्यकर्ता हो या विद्यार्थी हो। हाँ, और स्रोत भी यही बात कहता है कि जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए शायद व्यक्ति या परिवार के स्तर पर काम करना फिर भी थोड़ा आसान लगे। लेकिन समुदाय के स्तर पर जाना, जैसे सरकारी अधिकारियों से मिलना, नेताओं से बात करना या गांव के प्रभावशाली दबंग लोगों से निपटना, ये बहुत मुश्किल हो सकता है। खासकर शायद महिला कार्यकर्ताओं के लिए, अगर उन्हें प्रभावशाली पुरुषों से निपटना पड़े। बिल्कुल, ये चुनौती और बढ़ जाती है। स्रोत में इसका जिक्र है। तो फिर इसका हल क्या सुझाया गया है? नए कार्यकर्ता कैसे करें ये सब? सुझाव यही है कि जो विद्यार्थी या नए कार्यकर्ता हैं वो अनुभवी कार्यकर्ताओं की देखरेख में काम करें, उनसे सीखें, उनके साथ जाएं। अच्छा, मेंटरशिप जैसा कुछ? या फिर एक और रास्ता है कि जो समूह या संगठन या मीडिया पहले से इन मुद्दों पर सक्रिय हैं उनसे संपर्क करें, उनके साथ मिलकर काम करें ताकि ताकत बढ़े। अकेले शायद मुश्किल हो। तो जरूर हमारे पास समाज कार्य प्रैक्टिकम, तैयारी और सुरक्षा नाम के दस्तावेज से कुछ जानकारी है जी। और हमारा मकसद है कि इस फील्ड वर्क के लिए जो जरूरी तैयारी है, जो चुनौतियां आती हैं, अहम खासकर सुरक्षा वाले मुद्दे और सुपरविजन कितना जरूरी है, इसे समझें। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये प्रैक्टिकम है क्या? मतलब सिर्फ क्लास के बाहर जाना? देखिए, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में वो पुल है जो क्लासरूम की थ्योरी को असल दुनिया के काम से जोड़ता है। मतलब जो सीखा उसे करके देखना। अच्छा, सिद्धांत को अमल में लाना। पर इसके लिए तैयारी क्या सिर्फ पढ़ लेना काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जानकारी तो चाहिए ही, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है अहम आत्म जागरूकता। जागरूकता मतलब अपने बारे में जानना। हाँ, अपनी ताकतें, अपनी कमजोरियां, अपनी भावनाएं, ये सब समझना। क्योंकि जब आप क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो आपकी अपनी प्रतिक्रियाएं बहुत मायने रखती हैं। हाँ, ये बात तो है। और ये भी साफ होना चाहिए कि आप इस प्रैक्टिकम से क्या सीखना चाहते हैं, आपके सुपरवाइजर से क्या उम्मीदें हैं। यानी अपनी तैयारी के साथ साथ बाहरी माहौल को भी समझना होगा, जैसे एजेंसी, वहाँ के लोग। बिल्कुल, अपने इंस्ट्रक्टर, एजेंसी के स्टाफ और हाँ, सबसे जरूरी क्लाइंट्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाना बहुत अहम है। रिश्ते बनाना और अपनी भूमिका समझना, मतलब एजेंसी में आप किस हैसियत से हैं, आपकी सीमाएं क्या हैं। हाँ, सीमाएं। और हाँ, टाइम मैनेजमेंट, वरना तनाव और काम का बोझ बढ़ सकता है, तो एक प्लान होना चाहिए। ये सब तो ठीक है, लेकिन जब आप एजेंसी में होते हैं तो अपने सहकर्मियों के साथ मतलब कितना पर्सनल होना ठीक है, ये भी एक सवाल रहता होगा। हाँ, रहता है। और ये तय करना कि कितनी निजी बातें शेयर करनी है, ये भी प्रोफेशनल पहचान बनाने का एक हिस्सा है। यहीं पर पर्सनल और प्रोफेशनल बाउंड्रीज सेट करना सीखते हैं। अच्छा। विद्यार्थी अलग अलग रोल निभाते हैं, जैसे केस वर्कर, ग्रुप वर्कर, और इन रोल्स के साथ जो तनाव आता है उससे डील करना सीखते हैं। लेकिन इन रोल्स में सुरक्षा का भी तो मसला होगा। हमने सुना है अमेरिका में तो ये काफी गंभीर है। हाँ, ये एक बहुत सीरियस मुद्दा है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि काम से जुड़ी हिंसा के मामले में सोशल वर्कर्स पुलिस के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। बाप रे, इतना ज्यादा? हाँ, और कुछ खास कानूनों जैसे बाल सुरक्षा कानूनों के बाद ये रिस्क शायद और बड़ा है। धमकियां क्लाइंट से, स्टाफ से, कहीं से भी आ सकती हैं। ये तो चिंता की बात है। तो फिर छात्र अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? मतलब शारीरिक, मानसिक, हर तरह से? देखिए, सबसे जरूरी है खतरों को पहचानना और फिर जरूरी सावधानियां बरतना। जैसे टीम में काम करना या फिर हिंसा से बचाव की ट्रेनिंग लेना। और एक और गंभीर चीज है यौन उत्पीड़न। यौन उत्पीड़न फील्ड वर्क में? हाँ, ये मजाक या कमेंट से लेकर गलत तरीके से छूने या दबाव बनाने तक कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा हो तो फिर क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसे डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। अगर मुमकिन हो तो पता करें कि क्या औरों के साथ भी ऐसा हुआ है। सुरक्षित लगे तो सामना करें, नहीं तो तुरंत एजेंसी या सुपरवाइजर को बताएं। ये तो हुई अमेरिका की बात। भारत में क्या स्थिति है? क्या यहाँ भी ऐसे ही खतरे हैं? भारत में देखिए थोड़ी स्थिति अलग है। यहाँ रोकथाम पर ज्यादा जोर दिया जाता है। रोकथाम पर? क्यों? क्योंकि कई बार घटना होने के बाद कानूनी कार्रवाई या चीजें साबित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ सुपरवाइजर ज्यादा ध्यान रखते हैं कि छात्र अकेले न जाएं, खासकर शुरू में। हाँ, ये काफी आम है। सुपरवाइजर्स कोशिश करते हैं कि छात्र, खासकर लड़कियां, अकेले संवेदनशील जगहों पर ना जाएं, जैसे होम विजिट पर जोड़ी में जाना या बाहर किसी पब्लिक जगह पर मिलना।
समझ गया। और अगर कुछ उत्पीड़न जैसी बात हो तो एजेंसी या फील्ड वर्क सुपरवाइजर को बताना बहुत जरूरी है। यहीं पर सुपरविजन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। ये सिर्फ देखना तो नहीं है कि काम हो रहा है या नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुपरविजन तो असल में एक अनुभवी सोशल वर्कर का मार्गदर्शन है, एक तरह की टीचिंग और ट्रेनिंग। अच्छा। ये काउंसलिंग जैसा नहीं है, ये एक टीचर स्टूडेंट जैसा रिश्ता है। और ये समझना जरूरी है कि स्टूडेंट से ये उम्मीद नहीं की जाती कि उसे सब पहले से पता हो। गलतियां तो होंगी, उनसे सीखना है। हाँ, लेकिन गलतियों से क्लाइंट को नुकसान ना पहुंचे, इसका डर भी तो होगा। बिल्कुल, और इसीलिए सुपरवाइजर के साथ खुली बातचीत इतनी जरूरी है। अपने काम, अपनी फीलिंग्स, जो मुश्किलें आ रही हैं, सब ईमानदारी से शेयर करना, ताकि वो मदद कर सकें। हाँ, ताकि गलतियां कम हो और सुपरवाइजर सही मार्गदर्शन और फीडबैक दे सकें। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये प्रैक्टिकम सिर्फ काम सीखना नहीं है। नहीं, ये खुद को समझना है, प्रोफेशनल बाउंड्रीज बनाना है और जोखमों का सामना करना सीखना है। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, चाहे अमेरिका हो या भारत। बिल्कुल। और इस सफर में सुपरवाइजर एक गाइड की तरह है, जिसके साथ खुली बात करना बहुत जरूरी है, स्टूडेंट के विकास के लिए भी और क्लाइंट की सुरक्षा। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम लोग अगली वीडियो में आगे का भाग को जानेंगे। ये वीडियो में सिर्फ 1.4 का हमने आधा समझा है। आगे 1.4 का आगे ही अगला भाग 2 जो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे, और फिर एक तीसरा वीडियो होगा जिसमें पूरा दोनों भाग को मिला करके एक पूरा वीडियो बनाया जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में, अगले भाग में।